हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस। जिस श्रृंखला में हम अभी बात कर रहे हैं वो है हमारी सुपर स्पेशल जुलाई एक्टिविटीज, जिसमें अभी हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो आपके लिए एक बहुत बड़ा इनपुट है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हम लोग आपके साथ में जो बहुत ही प्राइम टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिनसे 100% एमसीक्यूज आते ही हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और ये कोशिश रहती है कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो भी उस एग्जाम जो उस टॉपिक से कनेक्ट हो रहे हैं वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाएं। स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और आपके साथ में हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो मैक्सिमम संख्या में आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपने किया भी है और जिन स्टूडेंट्स ने किया है उन्हें इनका बहुत बहुत फायदा भी मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस ग्रुप को जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप के माध्यम से जो डेली हमारी बूस्टर सीरीज है उसका आपको जो 15 क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 के आपके साथ में डिस्कस होते हैं एवरी डे एट 11 AM एंड 12 PM रिस्पेक्टिवली, वो आपको पिछले दिन पर इसी ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। साथ ही जो भी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या फिर स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो वो भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो आप लोग जल्दी ही इस ग्रुप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरपीएससी अड्डा ने बार बार अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण का अच्छे परिणामों के साथ में एक बहुत अच्छा सबूत दिया है, प्रूफ दिया है कि हम कितना ओरिजिनेटेड व्यू से आपको सारी की सारी टीचिंग करवाते हैं। स्टूडेंट्स का नेट भी हुआ है और साथ में कई सारे स्टूडेंट्स ने जेआरएफ भी क्लियर किया है। साथ के साथ अलग अलग स्टेट्स में जो भी सारे प्रोग्राम्स आरपीएससी अड्डा के चलते हैं उन सारे प्रोग्राम्स में एग्जाम्पलरी रिजल्ट्स टीम ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। स्टूडेंट्स, आपके री एग्जाम की तैयारी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली और एग्जाम ओरिएंटेड बूस्टर कोर्स क्रिएट किया है, जो कि आपका 8 जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। हमारे पास 21 अगस्त तक का टाइम है अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करने का। आप सब जानते हैं कि नेट ने जो अपना ब्रैकेट है वो दे ही दिया है कि वो एग्जाम 21 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक करवा ही देगा। तो आप जल्दी ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाएं। बूस्टर कोर्स एक 30 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा आपके लिए, जिसमें डेली आपको पेपर 1 की 1 घंटे की क्लास प्रोवाइड होगी एट अ वेरी कन्वीनियंट एंड एन ईजी पैकेज ऑफ 1499। सिमिलरली हम लोग ने आपके लिए पेपर 2 का भी बूस्टर कोर्स डिजाइन किया है, जो फिर से आपका 30 डेज का क्रैश कोर्स है एट 1999। आपको ये अवेलेबल है, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। 2 घंटे की एवरीडे आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। 8 जुलाई से ये कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो बगैर देरी करे अपने आप को रजिस्टर करिए, बिकॉज यूजीसी नेट एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टाइमली अपने आप को एक शेड्यूल में ला करके पढ़ाई करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। टेलीग्राम चैनल भी हमने आपके लिए एक्सक्लूसिवली यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट कर रखा है, ताकि आपके काम की सारी इंफॉर्मेशन आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचाई जा सके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगेन, इस चैनल के द्वारा हम आपको कॉमर्स वैकेंसीज के लिए अपडेट करते हैं। पीडीएफ्स एंड नोट्स एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल में प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज हर दिन शाम को 5 बजे आपके लिए लाइव क्विज का भी ये एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, जहां पर स्टूडेंट्स पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए अपने आप को कंटिन्यूअसली तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जो आपकी क्लास है और जो आपका टॉपिक है आज का, जो आपकी क्लास है और आज का जो आपका सेशन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड या फिर डिविडेंड डिसीजन। ओवरऑल आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि डिविडेंड या लाभांश वितरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको क्या करता है, प्रिपेयर करता है एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए जो आपके पेपर में आ ही सकते हैं।
तो हम डिविडेंड थ्योरीज पर इस पे मूलतः बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही ये भी बात जरूर से करेंगे कि डिविडेंड में आखिर होता क्या है एंड व्हाट इज डिविडेंड स्पीकिंग अबाउट इन ऑल। देखिए, लाभांश का मतलब होता है कि कंपनी, क्योंकि वो एक ऐसा स्टाइल है, ऐसा स्टाइल ऑफ बिजनेस है जो कि पैसा औरों से लेकर के अपना कैपिटल संरचना करने पर बिलीव करता है या उसी के ऊपर आधारित रहता है। तो यहाँ पर जो बात आती है डिविडेंड देने की, तो सारी की सारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके कोर में कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमेशा ही एमसीक्यूज में हिट लिस्ट में रहते हैं एग्जामिनर के, एंड अनडाउटेडली डिविडेंड डिसीजंस इज वन ऑफ देम। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर पॉसिबल एंगल डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड जो है वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छा तैयारी कर सकें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले लाभांश फर्म द्वारा इसे बनाए रखने और अधिक लाभ उत्पन्न करने के लिए इसे फिर से व्यवसाय में डालने की तुलना में लाभांश के रूप में भुगतान के लिए कमाई के बारे में है। यानी कि लाभांश जो डिविडेंड होता है उससे पहले हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारी अर्निंग हुई है उस अर्निंग को हम क्या करें, या तो डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, या तो डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर हम रिटेन करें। हमारे पास दो ही, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव्स या फिर विकल्प अवेलेबल हैं। प्रॉफिट्स हुए, उन प्रॉफिट्स के होने के बाद में जो भी सारे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे हमने उन सबको भी चुका दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम हमारी कमाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब हम कमाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाभांश या फिर डिविडेंड कहलाता है। और अगर हम हमारी अर्निंग्स को रोक के रखते हैं, समेट के रखते हैं, दोबारा से हम हमारे बिजनेस में ही उस अर्निंग को लगा देते हैं, तो वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी डिविडेंड की जो थ्योरीज हैं वो आधारित हैं कि किस तरीके से ये पूरी कार्यप्रणाली काम करेगी। अब इन निर्णयों को जानने से फायदे हमें क्या क्या मिलते हैं, तो इन निर्णयों को जानकर हम कॉरपोरेट प्रशासन और निवेशक संबंधों की समझ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो दो प्रारूप हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अंशधारियों की वैल्यू क्या होती है, और हमने अंशधारियों से जो कैपिटल रेज किया था उस कैपिटल को रेज करने का जो हमारा आइडिया था, जो हमारा सोच था, वो यही था। और हमने अंशधारियों से बोला भी ये था कि हम आपको रेगुलरली डिविडेंड्स देंगे, है ना। प्रेफरेंस वालों को तो फिर भी देते हैं, लेकिन इक्विटी वाले जो होते हैं वो आधारित होते हैं लाभों पर, कि कितना लाभ ये कंपनी अर्जित करेगी उस अनुसार देगी, क्योंकि वो तो हमारे रियल ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो थ्योरी है ये इस आधार पर है, पूरी डिविडेंड की थ्योरी, अलग से थ्योरीज ऑफ डिविडेंड नहीं, पूरी डिविडेंड की अवधारणा इस बात पर टिकी हुई है कि क्या हमें हमारे लाभांशों को वितरित करना है या फिर उन्हें हमें समेट के रखना है। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन हमेशा ही डिविडेंड थ्योरी से पहले स्टूडेंट्स को तैयार कराया जाता है, वो होता है कि लाभांश निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड क्या क्या होते हैं। तो आपके उसमें सबसे पहले आते हैं कानूनी प्रतिबंध। कुछ क्षेत्राधिकार लाभांश की मात्रा को सीमित कर सकते हैं एक फर्म के भुगतान के लिए। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली बगैर रीड किए पॉइंट पढ़ के उसका मीनिंग डायरेक्टली बताती जाती हूँ। लीगल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि कुछ एक ऐसे जुरिस्डिक्शंस होते हैं जो इस बात को फ्रीज कर देते हैं कि आपको इतना ही डिविडेंड पे आउट करना है, उससे ज्यादा का डिविडेंड आप पे नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा है लिक्विडिटी या फिर तरलता। तरलता क्या बोलता है कि फर्म्स में लिक्विडिटी होना एक बहुत ही अनिवार्य रिक्वायरमेंट है, जिसको देख के लाभांश का भुगतान करने के लिए इन्हें कैसे यूज करना है, कितनी फर्म्स को अपने खुद के प्रीमाइस के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, ये सारी बातें बहुत बहुत जरूरी होती हैं। तो इसीलिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या करें, पर्याप्त नकदी का जो फ्लो है, जो आवश्यकता है, उसे कायम रख सके।
नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अगर किसी फर्म की एक प्रायोरिटी है ना, तो वो क्या करेगी, हायर डिविडेंड्स पे करेगी। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ओनर्स को जब तक प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा तब तक उनका यहाँ पर कोई भी रोल सेटअप नहीं होता है, तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल, मतलब कि कई बार बिजनेस कुछ एक ऐसे दौर से गुजरता है कि वहां पर उसको उनके अनुरूप ही कार्यरत रहना पड़ता है। तो व्यापार चक्र में मंदी के दौरान फर्म नकदी को संरक्षित रखने के लिए लाभांश को कम कर सकती है, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर बाजार में ऑलरेडी मंदी चल रही है तो फर्म को अपने रेवेन्यू को समेट के रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसे डिसाइड करेगी या आय कैसे डिसाइड करेगी? जितना आय आप लेते हैं, जितना आप कमाते हैं, उसी के अनुरूप आप अपनी कंपनी में अपनी स्थिरता को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पहलू है कि हमारी खुद की अर्निंग की लेवल्स क्या है, जो हमारी लेवल्स होंगी उसी के अनुरूप हम आगे का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कैश बैलेंसेस। नकद कितना है? अगर हमारे पास में नकद अच्छी है, सभी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको क्या करने हैं, कैश बैलेंसेस मेंटेन करने हैं। अगर आपके पास कैश बैलेंसेस इनफ हैं तो आप डेफिनेटली अपना पे आउट रेशियो बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कैश बैलेंसेस वाइस वर्सा हैं, कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहते न चाहते हुए आपको अपने बैलेंस को रीस्टोर करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंस की नीड्स या फिर वित्त की आवश्यकताएं। वित्त की आवश्यकताएं क्या है कि आपको आपके बिजनेस को रन करने के लिए कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डिविडेंड बहुत सारा पे कर दें और फिर आप बाहर से बोरोइंग्स करके अपना बिजनेस चलाने का प्रयास करें, वो भी कोई खास समझदारी नहीं है। इसलिए एक आइडियल पे आउट रेशियो बनाना और उसी के अनुरूप अपनी पूरी कार्यशैली को लेकर चलना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलरली शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस क्या है? तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस यानी हर बार अंशधारी जो आते हैं वो एक मेंटालिटी के साथ में आते हैं। कई बार हो सकता है कि वो इस बात में प्रसन्न हो कि उन्हें अगर लोअर पे आउट भी मिलेगा, कम में भी उन्हें अगर दिया जाएगा तो वो बहुत संतुष्ट हैं। और कई बार वो बोलेंगे कि इतना छोटा छोटा डिविडेंड देने से अच्छा है कंपनी अपने पास रखे और जब कंपनी कंफर्टेबल जोन में हो तब वो हमें पे करे। तो इसीलिए शेयर धारक की वरीयताएं या उसकी चॉइसेस, उसकी प्रेफरेंसेस भी बहुत मैटर करती है या फिर डिविडेंड के डिसीजंस को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कानूनी प्रावधान। तो ये लीगल जुरिस्डिक्शंस के अंदर ही है कि कंपनी ने क्या कर रखा है, लॉफुली उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है एज ऑफ द फर्म की। जो नई नई फर्म्स होती हैं, जो अभी अभी आई हैं, वेरी यंग फर्म्स, उनके लिए डिविडेंड अगर वो नहीं पे करती हैं तो वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। वो इसीलिए क्योंकि अभी फर्म ने मार्केट में एंट्री लिया है और मार्केट में एंट्री लेते ही वो किसी भी मायने में अपने आप को एकदम से सक्षम नहीं बना पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए फर्म की आयु बहुत बहुत मैटर करती है। लेकिन अगर फर्म परिपक्व है, जैसे जैसे फर्म ओल्ड होती है, मेच्योर होती है, ऐसा मान्यता बनती जाती है कि फर्म अपने शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रिक्वायरमेंट है उसे बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लेगी। सिमिलरली प्रिवेलिंग इकोनॉमिक क्लाइमेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बिजनेस साइकिल्स भी पढ़ा था, इकोनॉमिक क्लाइमेट भी उससे काफी हद तक उससे रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेबल है आप देखिए, इकोनॉमिक क्लाइमेट या फिर आर्थिक माहौल, अगर ओवरऑल इकोनॉमी में जो माहौल चल रहा है या चलिए हमारी फर्म में भी चल रहा है, तो कई बार हमारा वो चलता हुआ माहौल हमें क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा। हम प्रॉपर पे आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आर्थिक माहौल है ना, ये बहुत ज्यादा अभी रिजिड है। अगर ये बहुत टफ है, इसमें अभी झेल पाना अगर हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो वहां पर क्या होगा, इस आर्थिक माहौल को आपको सही करना पड़ेगा, आपको इसको सही बिठाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से लाभांश का वितरण कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशन एंड रिकॉर्ड्स, कि अगर किसी कंपनी का पुराना ट्रेडिशन या पास्ट ट्रेंड्स ये बोलते आ रहे हैं कि कंपनी इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से वो लाभांश का वितरण करेगी, तो उसे क्या करना पड़ता है, अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इस परंपरा और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो कई हद तक इन आधारों पर चलता है, तो उसे बनाए रखने के लिए अचानक से ये लाभांश की नीति में फेरबदल नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें अपने उसी रिकॉर्ड को बनाए रखना पड़ेगा। सिमिलर पैटर्न में आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या फिर संविदात्मक दायित्व ये क्या बोलते हैं कि कई बार आपने कुछ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं कि उन अनुबंधों के अनुरूप ही आपको इस पूरी की पूरी कार्य करने की गतिविधि को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ एक बहुत जरूरी पॉइंट्स थे जो हम सबके लिए जानना बहुत अनिवार्य है कि कैसे डिविडेंड प्रभावित होता है या कैसे डिविडेंड के लिए लिए गए जो डिसीजंस हैं वो प्रभावित होते हैं। ये सारी चीजें बहुत बहुत मैटर करती हैं। अब आते हैं हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स पे, या जिन पे हम सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, और वो है लाभांश के सिद्धांत या फिर थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। देखिए, थ्योरी किसी भी टॉपिक की हो वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे रेलेवेंट हो या फिर दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो। थ्योरीज एक ऐसा मतलब देखा जाए तो लाइफ गिविंग सेगमेंट होगा जो कि क्या करेगा, आपके किसी भी जड़ टॉपिक को एक बहुत ही बड़ा एलिवेशन दे देगा। आपके टॉपिक की जो महत्व है वो रेज हो जाता है अगर थ्योरीज उस टॉपिक में जुड़ जाती है। तो डिविडेंड की कुल मिलाकर के 3 बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं जो कि हम सबको ध्यान रखनी है। 3 थ्योरीज पर पूरा डिविडेंड मॉडल आधारित है। वॉल्टर मॉडल, दूसरा गॉर्डन मॉडल, और मोदी गिलानी मिलर की अप्रोच या MM मॉडल। ये सारी की सारी चीजें जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ना इतनी देर से, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड एवरीथिंग, आपको उनका रिफ्लेक्शन इन थ्योरीज में कहीं ना कहीं तो जरूर दिखेगा कि ये कैसा होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी रीडिंग भी करेंगे और मैं आपको वर्बल भी समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोर है और अपन किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट को चूक जाएं उस पोजीशन में हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। तो सबसे पहले 3 सिद्धांत हैं जो फर्म के मूल्य और फर्मों द्वारा जारी लाभांश के बीच में व्याख्या करते हैं। वे हैं वॉल्टर के मॉडल, गॉर्डन का मॉडल और मोदी गिलानी और मिलर का मॉडल, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। अब अगर ऐसी कोई थ्योरी है जो ये बोलती है कि डिविडेंड का पे करना वैल्यू ऑफ फर्म पे, शेयर प्राइस पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा या किसी तरीके का प्रभाव डालेगा, तो जितनी भी सारी थ्योरीज है ना उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड और दूसरी है इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। रेलेवेंस थ्योरी और इररेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस के अंदर 2 थ्योरीज हैं, एक है गॉर्डन की और एक है वॉल्टर की। मैं वापस बना देती हूँ। और इररेलेवेंस के अंदर एक ही थ्योरी है, वो है MM थ्योरी या फिर मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेलेवेंस और इररेलेवेंस का मतलब क्या होता है या इसका मीनिंग क्या है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड थियरीज बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसा अभी अपने पहले भी देखा, नाम है रेलेवेंस थियरीज या फिर इररेलेवेंस थियरीज। मीनिंग क्या होता है, अगर कोई थ्योरी ये मानती है कि किसी भी वजह से डिविडेंड पे आउट रेशियो का प्रभाव उसके वैल्यू पे पड़ता है, फर्म की जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है
उस पे पड़ता है, फर्म की वैल्यू पर पड़ता है, मार्केट प्राइस पर पड़ता है। आप जिस भी नजरिए से, जिस भी एंगल से इसको समझें, अगर प्रभाव पड़ता है, अगर ये थ्योरी का होना इफेक्टिव है, किसका होना, डिविडेंड कितना पे किया जाए, इस आधार का अगर प्रभाव पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, तो वो रेलेवेंस थ्योरी का भाग है। अगर इसी के बनिस्पत वाइस वर्सा मोड में अगर हम देखें, तो अगर किसी थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है कि डिविडेंड पे आउट कुछ भी हो, पे आउट रेशियो कुछ भी हो, उसका प्रभाव वैल्यू ऑफ फर्म पर पड़ने वाला नहीं है, तो वो होता है इररेलेवेंस थ्योरी। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि 3 थ्योरीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल और तीसरा एमएम हाइपोथेसिस या फिर मोदिग्लियानी और मिलर का मॉडल। तो उसी को ही इन 2 में बांटा जाता है। एक चीज और हम सबको यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारी अर्निंग होती है ना, उस अर्निंग को ठीक है, वो पेज, अर्निंग पर शेयर को 2 भागों में बांटा जाता है, या उसका आउटकम हो सकता है। पहला तो हो सकता है कि आप इसको पे आउट करेंगे, आप इसे पे कर देंगे, और दूसरा है कि आप इसको आगे के लिए क्या कर देंगे, रिटेन कर देंगे या फिर इसको रोक लेंगे। तो पे आउट रेशियो या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, ये 2 आपके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 ही होते हैं इनफैक्ट। या तो हम रिटेन करेंगे या फिर हमने जो भी अर्न किया है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में हम पे आउट कर देंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा। अब बात करते हैं कि रेलेवेंट थियरी होती क्या है। तो यदि कोई सिद्धांत यह मानता है कि फर्म की लाभांश नीति के शेयर का बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अप्रासंगिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यानी कि इररेलेवेंट है। अगर इसका फर्म की लाभांश नीति का शेयर के बाजार पर, तो देखिए 2 वेरिएबल्स हो गए, एक वेरिएबल तो हो गया लाभांश नीति और एक वेरिएबल हो गया शेयर के बाजार मूल्य। अगर इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये आपकी कौन सी थ्योरी हो गई, इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड हो गई। तीनों थ्योरीज में से, जैसा मैंने आपको पहले चार्ट में बताया, वॉल्टर एंड गॉर्डन्स मॉडल फॉल अंडर द डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी, यानी कि ये बात ये मानते हैं कि फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का प्रभाव उस फर्म के वैल्यू पर पड़ता है, तो वो हो जाएंगी डिविडेंड की रेलेवेंस थ्योरी। और मोदिग्लियानी मिलर मॉडल जो है वो ये सपोर्ट करता है कि डिविडेंड की जो भी थ्योरी है, या डिविडेंड आप कितना देते हो अथवा कितना नहीं देते हो, उसका प्रभाव इस पर, किस पर, वैल्यू ऑफ फर्म पर नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो हो जाती है इररेलेवेंट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये वापस से वही डायग्राम है, डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी और रेलेवेंस थ्योरी। तो हम पहली थ्योरी पे बात करते हैं, वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल का क्या कहना है, इस हर थ्योरी के अंदर हमको जो चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एक तो उसका मीनिंग क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसके अजम्पशंस क्या है, और चौथा उसका क्रिटिसिज्म क्या है। ये 4 चीजें अगर आपको किसी भी थ्योरी की पता है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्टर की, क्योंकि अभी हम वॉल्टर पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ओरिजिनेशन रहेगा और कहाँ से कहाँ तक आपको लर्न करना है, तैयारी रखनी है, वो ये सारी की सारी तैयारी आपकी इसी आधार पर हो जाएगी। मीनिंग, फॉर्मूला, अजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म, इसी को ही आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। अगर आपकी थ्योरी में मास्टरी लानी है तो आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। तो हम इसी फॉर्मूला पे, इसी पैटर्न पे
तीनों थ्योरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है कि लाभांश जारी करने का निर्णय प्रतिधारित आय को पुनर्निवेश करने के अवसरों पर निर्भर करता है। देखिए, वॉल्टर की और गॉर्डन की जो थ्योरीज हैं वो दोनों ही रेलेवेंट थ्योरीज हैं, यानी दोनों का ही प्रभाव वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ेगा, ऐसा इन दोनों का मानना है। दोनों के जो अजम्पशंस हैं वो नियर अबाउट सेम है ना। जैसे ये भी बोलते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और गॉर्डन भी यही बात बोलते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो आपको ये दोनों चीजों का एक हिंट है कि आपको क्या मिलेगा, वॉल्टर गॉर्डन में काफी हद तक सिमिलैरिटी मिलेगी। इन दोनों की थ्योरीज में जो असमानता है वो ये है कि एक डिविडेंड पे आउट पर बात करता है और एक रिटेन्ड अर्निंग पे बात करता है। दोनों ने एक ही सिक्के के हेड और टेल में अपनी अपनी प्रायोरिटी का वेरिएबल उठा लिया है स्टूडेंट्स के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए, जबकि एमएम जो है, जो आपकी इररेलेवेंट थ्योरी है, वो इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरी बन जाती है। तो इस पर्टिकुलर रूपरेखा के साथ अब हम अपना मेन कॉन्सेप्ट बिगिन करते हैं। यदि फर्म को लाभ का निवेश करने का अच्छा अवसर मिलता है तो वह अपने शेयर धारकों को लाभांश जारी नहीं करेगी। ये उसकी रैशनल बुद्धि है ना, ये उसकी क्या है, रैशनल सोच है कि अगर उसको पता है कि उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, तो वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट थ्रू डिविडेंड वाया डिविडेंड नहीं करेगी। अब इसके अंदर दो बातें हैं। क्या बात है कि इसने जो पूरा कंपैरिजन किया है ना वॉल्टर ने, ये दो वेरिएबल्स के आधार पर किया है। एक तो आर के आधार पर, आर स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स और के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हर जगह पर इन्होंने इन्हीं दोनों के मापन के आधार पर 3 पॉइंट्स हैं, अभी आ जाएंगे, उसके साथ ही अपन पढ़ेंगे कि अगर R ग्रेटर देन K है तो क्या होगा, R इक्वल टू K है तो क्या नीति अपनाए, और अगर R लेस देन K है तो क्या नीति अपनाई जाएगी। इन्होंने बहुत ही डायरेक्टली 3 पॉइंट के अंदर और एक फॉर्मूला के साथ में, आप चाहें तो इसे मैथमेटिकली सॉल्व करके अपनी और भी ज्यादा क्लैरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स के साथ में इस सारी बात को इन्होंने समझा दिया है। कौन से 3 पॉइंट्स, आर ग्रेटर देन के ई हो तो क्या होगा, आर ग्रेटर लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो तो क्या होगा, और आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो तो क्या होगा। वॉल्टर और गॉर्डन का सिद्धांत इसी के ऊपर ही निर्भर करता है, या इसी के हिसाब से ही आगे का पूरी वर्किंग जो है वो डिपेंडेंट है। पहला वाला पॉइंट, यदि R K से अधिक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ R इज ग्रेटर देन K, तो फर्म क्या करेगी, फर्म को निवेश के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी लाभांश जारी नहीं करना चाहिए। तो यानी कि इस सिचुएशन में जो फर्म की रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी वो क्या है, रिकमेंडेड है, और डिविडेंड पे आउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभांश यहाँ पर जारी नहीं होना चाहिए। तो रिटेन्ड अर्निंग्स होनी चाहिए और डिविडेंड पे आउट नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे तो आप एक ही चीज लिखो, ये लिखो या ये लिखो, ऑर्डिनरीली बात इक्वली है, लेकिन हमें हमेशा जब भी हम पढ़ रहे हो तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि रूट से तैयारी हो, कि हम जिसे पढ़ा रहे हैं या हम जिस तरीके का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए कि हमें ज्यादा पता है और हमें क्या करना है, उसी आधार से ही पढ़ाई को आगे लेके जाना है। दूसरी सिचुएशन क्या है, पहली तो हो गई इफ R इज ग्रेटर देन K, K स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब होता है कि आप इक्विटी को अपनी फर्म में लेकर आए हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस इक्विटी को पे भी तो करना पड़ेगा, उस इक्विटी को उस पर्टिकुलर आप इनकम को, कैपिटल को लेकर आए हो तो कोई ना कोई लागत तो भरनी पड़ेगी। तो अगर रिटेन अर्निंग्स ज्यादा थी तो हमने पिछला देखा, अब ये देखते हैं, इफ R इज इक्वल टू K, तो फर्म के पास में 2 चॉइसेस है। कौन सी 2 चॉइसेस होगी या 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये होगा कि जो भी कमाया है उसे रिटेन कर लें, और दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली ये होगा कि डिविडेंड का पे आउट कर ले, ठीक है, डिविडेंड को दे दे। तीसरे ऑप्शन में क्या होता है, इफ R is less than K, then firm should proceed
विथ इशू ऑफ डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ये तीनों चीजों का जो वेवलेंथ गया वो मैं आपको बताती हूँ। के का क्या मतलब है कि अगर शेयर होल्डर्स आपसे 15% की उम्मीद कर रहे हैं और आपके पास में जो प्रॉफिट्स हैं वो 15% नहीं थे, वो 12% थे, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि आर इज लेस देन के। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे शेयर होल्डर्स हमसे एक्सपेक्ट 12% कर रहे थे लेकिन हम तो उनको 15% तक देने को तैयार हैं, उतनी तक हमारी तैयारी है, तो हम बोलेंगे आर इज ग्रेटर देन के। और एक सिचुएशन होगी कि वो हमसे एक्सपेक्ट भी इतना कर रहे थे और हम उनको दे भी उतना ही रहे, तो वो हो जाता है इक्वल वाला ग्राउंड। इक्वल वाले ग्राउंड में हमारे पास दो रास्ते हैं, जबकि ज्यादा और कम वाले में इन्होंने फिक्स कर दिया वॉल्टर ने कि आपको यही करना चाहिए या फिर आपको ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है। अगर आर लेस देन के है तो उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ज्यादा, यानी कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जितना भी कमाया है वो डिविडेंड देने में बिलीव करेंगे, जितना भी अर्न किया है वो हम डिविडेंड को पे ऑफ करने में वर्क कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, स्टार लगा रही हूँ, फॉर्मूला 100% आपको याद करना है। फॉर्मूला बोलता है डी प्लस आर ई माइनस डी डिवाइड बाई के अपॉन के। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इसमें जो भी ये नोटेशंस हैं इनका मतलब क्या है, फिर भी देख लेते हैं। पी है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, आप यही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और ये पूरी जो भी सारी की सारी कहानी रची गई है ये इसी आधार पर रची गई है कि आप क्या कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि क्या डिविडेंड कितना देना है, उसका प्रभाव इस मार्केट प्राइस पर पड़ेगा, शेयर के बाजार मूल्य पर पड़ने वाला है अथवा नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी यही आते हैं कि अलग अलग रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आपको यहाँ पर क्या करना होता है, डालना होता है फॉर्मूला में, और देखना होता है कि अच्छा इसमें ज्यादा हो रहा था, इसमें कम हो रहा था, इसलिए जो थ्योरी वॉल्टर ने दी है वो इन सिद्धांतों पर सही आकर के साबित होती है। तो पी था शेयर का बाजार मूल्य, डी डिविडेंड पर शेयर, आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फर्म या फर्म के निवेश पर क्या प्रतिफल हमें मिल जाएगा, आर तब है जब हम डिविडेंड पे आउट नहीं करेंगे, के है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की बात होगी यहाँ पे, और ई हो जाता है आपका अर्निंग पर शेयर। अब इनके अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ही एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा वॉल्टर मॉडल का अजम्पशन है, तो उसमें एक अजम्पशन था कि रिटेन अर्निंग्स इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये उसमें एज एन अजम्पशन दिया गया था। तो इस आधार पर आपको मैं ये बताना चाहूंगी, रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप लोग अजम्पशंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें हमेशा ही आती हैं। फर्स्ट क्या है, फर्म के पास कोई बाहरी वित्त पोषण का स्रोत नहीं है, प्रतिधारित आय या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, उसी के आधार पर ही फर्म की फाइनेंसिंग हो रही है। दूसरा, व्यवसाय के जोखिम जो हैं वो हर लेवल पर समान रहते हैं, ये इन्होंने अजम्पशन लिया है। हालांकि आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि कोई भी फर्म हो उसमें जो जोखिम की डिग्री होगी वो आगे पीछे ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकती है, भले ही फर्म एक नया व्यावसायिक निर्णय ले, प्रतिफल की दर आर और पूंजी के की जो लागत है वो स्थिर रहती है, ये इनका एक अजम्पशन था। और नेक्स्ट अजम्पशन है, फर्म हमेशा आगे बढ़ना जारी रखती है और व्यवसाय बंद नहीं होता है, यानी कि हम गोइंग कंसर्न फिलॉसफी पर ही काम करते हैं। वैसे भी आप जानते ही हो कि अकाउंटेंसी में गोइंग कंसर्न आपको 11th में पढ़ाई दिया गया था कि किसी भी बिजनेस को इस सोच के साथ नहीं चलाया जाता है कि कल को वो बंद हो जाएगा, हम हमेशा ही गोइंग कंसर्न पर ही बात करते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या हुआ है इस थ्योरी का, तो क्रिटिसिज्म में देखिए, फर्म के पास कोई सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं होती है, हमेशा ही मल्टीपल सोर्सेस के साथ में वो काम करता है। दूसरा, व्यवसाय के जोखिम कभी समान नहीं होंगे, तो आपको क्रिटिसिज्म जनरली याद करने की जरूरत है ही नहीं, जो अजम्पशंस हैं वो ही थ्योरी के आगे पीछे जाके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। यदि नए निवेश किए जाते हैं तो नई फर्मों के प्रवेश के कारण जोखिम कारक का जो समय है वो बढ़ जाता है,
और तीसरा, फर्म भारी हानियों के कारण आगे बढ़े ही बढ़े, ये कोई जरूरी आधार नहीं है, ये कोई मान्यता नहीं है। नेक्स्ट है गॉर्डन का मॉडल। गॉर्डन का मॉडल जैसा मैंने आपको बताया वॉल्टर के मॉडल से सिमिलर है और वो रेलेवेंट थियरी ऑफ डिविडेंड भी कहलाती है। तो उस आधार पर यहाँ पर भी रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों की हीरोज का टास्क निभाएंगे। तो अब इसको बिल्कुल जल्दी से देखते हैं। इस मॉडल का भी मानना है कि लाभांश का नियमित मुद्दा फर्म के शेयर के बाजार मूल्य को प्रभावित करेगा या फिर इन्फ्लुएंस करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें फर्म की प्राइसिंग चेक करनी है तो कहीं ना कहीं ये थ्योरीज ये बोलती हैं कि आप डिविडेंड किस तरीके से दे रहे हो उसका एक बहुत बड़ा असर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अब क्या है, इसकी मीनिंग्स है। पहला पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया था, आपको मीनिंग करना है। शेयर धारकों का ये मानना है कि वर्तमान लाभांश उन्हें भविष्य के लाभ पर निर्भर होने के बजाय काफी अच्छा आय प्रदान करने की क्षमता रखता है। शेयर धारक ऐसा भी मानते हैं कि शेयरों से भविष्य के लाभ की कोई गारंटी नहीं है, ये आज का कनेक्शन है ना। अब इन्होंने अपने फॉर्मूला में थोड़ा सा डिविएशन किया है, लेकिन अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही फिलोसोफर्स की सोच किसी किसी मायने में बहुत हद तक समान जा रही है। P इज इक्वल टू E1 माइनस बी अपॉन K माइनस बी आर। यहाँ पर ये जो B वाला वेरिएबल है वो उस फॉर्मूला में हमें नहीं मिला था। P सेम है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, E भी सेम है, अर्निंग पर शेयर। B क्या है, तो B है आपका रिटेंशन रेशियो, जिसका मतलब होता है 1 माइनस पे आउट रेशियो। ठीक है, 1 माइनस पे आउट रेशियो। फिर R है फर्म के निवेश पर या फिर फर्म की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उन्हें R बोला गया है। K है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो है पूंजी की लागत इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और BR होगा ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म। ठीक है, BR फर्म की वृद्धि की दर। तो ये फॉर्मूला अगेन हमें बहुत अच्छे से याद करना है। पहला मॉडल जो है ना वॉल्टर का, वो आपको अगर सिस्टमैटिकली समझ में आ गया तो गॉर्डन में बहुत ज्यादा एफर्ट आपका लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों के प्रीमाइसेस काफी हद तक सेम है। अब आप देखिए कि गॉर्डन के जो अजम्पशंस हैं वो क्या है, आपको उसका कनेक्शन वॉल्टर के अजम्पशन से बहुत आसानी से मिलेगा। फर्म हैज नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सोर्सेज, ये उन्होंने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स आर दी ओनली सोर्स फॉर फ्यूचर फर्दर एक्सपेंशन। अगर हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना है तो हमारे पास रास्ता क्या है, बाहरी वित्त पोषण का कोई स्रोत नहीं है, आपको प्रतिधारित आय के आधार पर ही कार्य करना होगा। फिर रिस्क ऑफ बिजनेस रिमेन द सेम, रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, दोनों के दोनों हर सूरत में कांस्टेंट ही रहते हैं। और नेक्स्ट है फर्म कंटिन्यूज टू प्रोसीड, जो हमारा गोइंग कंसर्न वाला अजम्पशन था वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। एक और अजम्पशन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उस फॉर्मूला में भी जैसा मैंने आपको बताया बी वहां पर नहीं था, यहाँ पर अवेलेबल है। तो ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म G इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो B एंड रेट ऑफ रिटर्न R, यानी कि G इज इक्वल टू BR। ये गॉर्डन के मॉडल का यूनिक पॉइंट है कि फर्म G का जो वृद्धि दर प्रतिधारण अनुपात है B और वापसी की दर R, G इज इक्वल टू BR का ही वो उत्पाद है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल K इज नॉट ओनली कांस्टेंट बट आल्सो ग्रेटर देन दी ग्रोथ रेट। फर्म की जो भी ग्रोथ रेट होगी उससे ज्यादा उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये इनका मान्यता है, अजम्पशन है। तो पूंजी की लागत, पूंजी के की लागत न केवल स्थिर है बल्कि वृद्धि दर से भी अधिक है। तो आपकी ग्रोथ रेट एनी हाउ जो जा रही है वो कम ही जा रही है। अब क्रिटिसिज्म में जैसा मैंने आपको बताया अजम्पशन पढ़ रखे हैं, तो अजम्पशन का ही एक डिफरेंट एंगल जो होगा वो आपको इधर मिल जाएगा। तो फर्म के पास कभी भी एक ही वित्त पोषण का स्रोत नहीं होता है, मल्टीपल होता है ना। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे, वो बदली हो सकता है। और नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है वो है सी पॉइंट या फिर थर्ड थ्योरी, मोदिग्लियानी मिलर मॉडल, जो क्या बोलता है आप कितना ही डिविडेंड बांट लो, फर्म की जो वैल्यू है, प्राइसिंग जो है वो इस पर निर्धारित
बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके अपने कुछ एक डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर वो बनती है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और आपके जो आपने पढ़ रखा होगा बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, उनमें डिफरेंस होता है। वहां पर आपको कैलकुलेशन बेस्ड सम्स जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। यहाँ पर आपके पास में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स का जो वीकनेस होता है, जो उनका कमजोर पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है, वो वीक पॉइंट होता है कि हमें चीजें कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आती हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट से तैयारी करेंगे, जो बारीकियां हैं वो समझेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो सिलेबस के बाहर ही चला जाए, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी आने वाला हो। तो मोदी-गिलानी मिलर मॉडल देखते हैं। में कहा गया है कि फर्म का मूल्य नए निवेश और लाभांश के मुद्दे के बीच मुनाफे के विभाजन से प्रभावित नहीं होता है। तो इसीलिए ही ये कौन सी थ्योरी थी? ये आपकी थी इररेलेवेंस थ्योरी, कि आप कितना ही कुछ भी बोल दें, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये दोनों अलग अलग तरीके के कार्य हैं, उसके वित्तीय प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंसी थ्योरी या फिर ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि मोदी-गिलानी मिलर की जो हाइपोथेसिस है वो पहले भी हमने पढ़ रखी है कैपिटल स्ट्रक्चर में, और वहां पर भी इनकी जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने बहुत सीधी सी बात बोली थी कि वहां पर भी किस तरीके का ढांचा क्रिएट करें उसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर एज वेल एज वहां पर इन्होंने अपनी सोच की अलाइनमेंट वो भी दिखाया है कि वो परफेक्टली इररेलेवेंट किस आधार पर होती है। अब शेयर होल्डर्स की कोई प्रेफरेंसेस नहीं है बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड रिटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। शेयर धारकों के पास लाभांश के भुगतान और मुनाफे के प्रतिधारण के बीच कोई प्राथमिकता नहीं होती है। ये अपने हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर वैल्यू ऑफ फर्म बनती है और बिगड़ती है, लेकिन डिविडेंड पे आउट से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। फर्म पूंजी को जुटाने के लिए नए शेयर जारी कर सकती है या आगे विस्तार के लिए अन्य स्रोतों की भी तलाश कर सकती है। तो एक तरीके से उनके जो अजम्पशंस थे और जो उनका क्रिटिसिज्म था वो ही मोदी-गिलानी और मिलर का फाउंडेशन है या फिर उनका आधार बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पहले ही कह रहे हैं कि अन्य स्रोत भी होते हैं। आप भाई सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स को अकेला स्रोत न मानो, उससे ज्यादा का भी सोचो, थिंक बिगर। तो इसीलिए ये क्या कर गए, उस चीज को हटा के गए। अब इनके अजम्पशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो आपके डिविडेंड के आधार पर निर्णय कर लेगा कि फर्म कैसी है। वो बहुत सही तरीके से आंकलन करेगा, उसकी एक रैशनल सोच है। तो इसलिए शेयर धारकों का जो व्यवहार है वो तर्क संगत है, वो इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है कि शेयर होल्डर्स के पास फ्री इंफॉर्मेशन है। अब ये क्यों बोलता है? क्योंकि इसकी ऐसी धारणा है कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। वहां पर हर एक के पास अच्छी बुद्धि होती है, अच्छी सोच होती है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में रैशनल बिहेवियर भी संभव है और एक्सेस टू फ्री कंपटीशन भी पॉसिबल है। समय का कोई अंतराल और लेन देन लागत भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सिक्योरिटीज को बांटा जा सकता है एंड देयर विल नॉट बी एनी एसेट्स। तो किस आधार पर सिक्योरिटी को स्प्लिट किया जाएगा या बांटा जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मार्केट में बनाया जाएगा, इसलिए आप अपनी सिक्योरिटीज की स्प्लिटिंग कर सकते हैं। प्रतिभूतियों को विभाजित किया जा सकता है। किस बात पे किया जा सकता है? पोर्टफोलियो के आधार पर इसे किया जा सकता है और प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। आप खुद आइडिया लगा लो कि जो भी इनके अजम्पशंस हैं वो अजम्पशंस कहाँ से निकल करके आए हैं या किस बेस पे चल रहे हैं। वो परफेक्ट कंपटीशन की अवधारणा पर चल रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? एक ऐसा कॉम्पिटिटिव नेटवर्क जिसके अंदर हमें क्या मिलता है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स, नॉर्मल प्रॉफिट सारी फर्म्स में रहेंगे। कस्टमर्स जो होंगे उन्हें सब कुछ पता होगा। ये बहुत सारी इसमें पहलू हैं।
दूसरी एक चीज और थी जो मैंने यहाँ करी तो है पर मैंने आपको बोली नहीं, मिस आउट हो गई, कि यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी टैक्सेस नहीं है। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस भी इनकी एक मान्यता है और जिस पर आपके क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि इसका क्रिटिसिज्म बताइए। तो क्रिटिसिज्म क्या देखेंगे कि फर्म का डिसीजन है ना, शेयर धारक विस्तार या लाभांश के संबंध में फर्म के निर्णयों से हो सकता है कि सहमत ना भी हो। ये तो कह रहे हैं कि लाभांश का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, शेयर होल्डर्स देखेंगे भी नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कई बार हो सकता है शेयर होल्डर्स कंपनी के विस्तार पर सवाल उठाएं और खुद को लाभांश नहीं मिल रहा है उस पर भी ये ध्यान दें, उस पर भी ये सोचें। तो ये दोनों चीजें हैं। फिर प्रॉफिट हर समय आप एस्टिमेट करो या अनुमान लगा के रखो, ऐसा भी संभव नहीं है। फिर किसी ना किसी तरीके का अमाउंट ऑफ टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, जबकि अजम्पशन के अंदर इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एब्सेंस हो। बहुत ही केयरफुली इस सारी चीज को वर्कआउट किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा डिविडेंड से संबंधित कॉन्सेप्ट था। आगे फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर।